परी उस आंटी की बात सुनकर चुप रहती है, पर पारुल उसकी बात सुनकर और उसके बदले तेवर देखकर कहती है, अभी परेशानी हुई कहाँ है? परेशानी तो अब होगी भैंस आंटी। ये बोलकर पारुल उस मोटी आंटी को धक्का दे देती है और कहती है, मेरी परी को धक्का मारा था ना, ये उसका हिसाब है। वो मोटी आंटी नीचे गिरती है और चिल्लाने लगती है, पर पारुल उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए परी से कहती है, परी अंदर जा, अपना सारा सामान लेकर आ और मेरे साथ चल। परी पारुल की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, पर कहाँ पारुल? पारुल परी के सवाल पर उसे जवाब देते हुए कहती है, मेरे घर, और कहाँ? पारुल की बात सुनकर परी कहती है, पर मैं। परी के इतना बोलते ही पारुल उसकी बात बीच में ही काट कर उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, देख परी, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत गर्म हो चुका है, तो तू इसे और गर्म मत कर, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरे गाल पर एक थप्पड़ पड़ जाए। इसलिए जो कह रही हूँ, तू चुपचाप से जाकर वही कर, अंदर जा और जाकर अपना सामान लेकर आ, मैं तेरा यहीं पर इंतजार कर रही हूँ। परी पारुल के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर इस वक्त उसका गुस्सा देख वो कुछ नहीं कह पा रही थी और अपने रूम की तरफ बढ़कर ताला खोलकर अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो अपने साथ 2 बैग लेकर बाहर आती है। एक बैग में उसके कपड़े थे और एक बैग में उसकी किताबें। पारुल परी को बाहर आती देखकर अपनी स्कूटी के पास जाकर उसे स्टार्ट करती है और परी को उस पर बिठाकर वहाँ से चली जाती है। पूरे रास्ते में पारुल यही सोच रही थी कि अगर वो अचानक परी के घर जाने का नहीं सोचती तो आज क्या होता परी का। वो तो उसका दिल नहीं माना और वो एक बार परी से बात करने के लिए उसके घर चली गई और उसके सामने वो सब तमाशा हो गया। थोड़ी देर बाद परी और पारुल एक बड़े से बंगले के बाहर एक गेट पर थे। बंगले के बाहर सिंह निवास की एक बड़ी सी नेम प्लेट लगी हुई थी। तभी पारुल की स्कूटी उस गेट से अंदर जाती है। परी अंदर जाते हुए देखती है कि वो बंगला बहुत सुंदर है। गेट से अंदर जाते ही पूरे ग्राउंड के बीचों बीच एक फाउंटेन था, जिसमें से चारों तरफ से पानी निकल रहा था। बंगले के साइड में बहुत बड़ा गार्डन था, जिसके साइड में सुंदर सुंदर फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे। गार्डन में एक बड़ा सा झूला भी था और साइड में बैठने के लिए चेयर और एक सेंटर टेबल रखी हुई थी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से लगाई गई थी। पारुल अपनी स्कूटी रोकती है और दोनों उतरते हैं। फिर पारुल परी को घर के अंदर लेकर जाती है। परी अंदर से उस घर को देखती है तो वो उस घर को देखते ही रह जाती है। नीचे बड़ा सा हॉल था, जिसके एक तरफ सोफे लगे हुए थे और दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल। बीच में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी और एक कोने में सुंदर सा मंदिर था। परी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी पारुल चिल्लाते हुए कहती है, माँ, माँ कहाँ हैं आप? पारुल की आवाज सुनकर एक औरत किचन से बाहर आती है। ये राधा जी हैं, पारुल की माँ। वो कॉटन की साड़ी पहने हुए थी। दिखने में वो बहुत सुंदर और सिंपल सी थी। राधा जी किचन से निकलते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से अपने हाथ साफ करते हुए पारुल की तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं, क्यों चीख रही है? यहीं पर तो हूँ। ये बोलते हुए राधा जी की नजर परी पर जाती है। वो देखती हैं कि पारुल के साथ एक प्यारी सी और बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी है। राधा जी परी को प्यार से देखती हैं। तभी पारुल चहकते हुए कहती है, माँ इससे मिलो, ये है मेरी परी। आपको मैंने बताया था ना इसके बारे में। पारुल राधा जी से परी को मिलवा ही रही थी कि तभी और लोग भी अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले विभा और वीर आते हैं, जो पारुल के चाचा चाची हैं। फिर पुष्पा जी और विशंभर जी आते हैं, जो पारुल के दादा दादी हैं। विभा परी की तरफ देखते हुए कहती है, अरे पारुल, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? पारुल मुस्कुराकर परी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, चाची ये मेरी दोस्त है परी, और ये आज से हमारे साथ यहीं इस घर में रहेगी। फिर पारुल परी से कहती है, परी इनसे मिलो, ये मेरे दादू दादी हैं। परी पारुल की बात सुनकर उन दोनों के पैर छूती है। दादू और दादी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो बेटा, जीती रहो। फिर पारुल विभा और वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और परी ये है मेरे चाचू और चाची। परी आगे बढ़कर उन दोनों के भी पैर छूती है और वो दोनों उसके सिर पर हाथ रखते हैं। तभी राधा जी आगे बढ़कर परी को गले लगाते हुए कहती हैं, परी बेटा, आज से इस घर को अपना ही घर समझो, ठीक है? तभी विभा भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ परी, दीदी ठीक कह रही हैं। परी विभा और राधा जी की बात का कोई जवाब नहीं देती, तो वो दोनों पारुल की तरफ देखती हैं।
पारुल उन्हें अपनी तरफ देखते देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये बहुत कम बोलती है, हर बात का बहुत छोटा सा जवाब देती है। अभी अभी आई है ना, इसलिए आप दोनों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर कोई नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को इसकी आदत पड़ ही जाएगी। फिर पारुल परी से कहती है, चल परी, मैं तुझे तेरा रूम दिखा देती हूँ। ये बोलकर पारुल परी का एक बैग उठाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। परी उसे जाते हुए देखती है। तभी राधा जी कहती हैं, परी जाओ बेटा, तुम भी चली जाओ उसके साथ। राधा जी की बात सुनकर परी भी पारुल के पीछे पीछे चली जाती है। पारुल परी को अपने रूम में लेकर आती है। वो परी से कहती है, तो मैडम ये है मेरा गरीब खाना, मेरा रूम। परी हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर उस पूरे रूम को देखती है। पारुल उसके हाथ से दूसरा बैग लेते हुए कहती है, परी तू थक गई होगी, एक काम कर, तू थोड़ा आराम कर ले। ये कहकर पारुल नीचे आ जाती है। नीचे हॉल में सब पारुल का ही इंतजार कर रहे थे। पारुल नीचे आकर बोलती है, थैंक यू माँ, आपने। पारुल उससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही विभा कहती है, पारुल परी के यहाँ रहने से हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे घर का माहौल तो तुम जानती हो ना। विभा की बात सुनकर दादू कहते हैं, विभा पहले पारुल की बात सुन तो लो कि वो परी को यहाँ क्यों लेकर आई है। फिर दादू पारुल की तरफ देखकर कहते हैं, पारुल बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम अपनी दोस्त को आज इस तरह से घर लेकर आई हो। पारुल दादू की बात सुनकर कहती है, वो दादू परी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर पारुल परी के बचपन से लेकर अब तक की कहानी जितनी की उसे पता थी वो सब उनको बता देती है। पारुल की बात सुनकर राधा जी दुखी होते हुए कहती हैं, बेचारी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे दुख देख लिए हैं इसने। विवाह भी परी की बातें सुनकर अब कुछ नहीं कहती, पर दादू कहते हैं, ठीक है पारुल, तुम्हारी दोस्त यहाँ रह सकती है, पर इस बात का ध्यान रखना कि इस घर की बातें इसी घर में रहें। पारुल दादू की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है, ठीक है दादू, वैसे भी परी इस तरह की लड़की नहीं है जो इधर की बातें उधर करे, और अब तो वो यहाँ रहने ही वाली है ना, तो आप लोग खुद उसे देख लीजिएगा। पारुल को खुश होते देख दादू भी मुस्कुराने लगते हैं। फिर राधा जी कहती हैं, पारुल उसने पता नहीं इतनी परेशानी में सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। तू एक काम कर बेटा, तू ऊपर अपने कमरे में जा, तब तक मैं खाना तैयार करवाती हूँ। पारुल राधा जी की बात सुन वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। फिर विभा कुछ सोचते हुए कहती है, भगवान भी कैसे कैसे खेल खेलते हैं, जिसे परिवार की चाहत है उसके पास परिवार नहीं है, और जिसके पास परिवार है उसको उसकी कोई कदर ही नहीं है। विभा की बात राधा जी को चुभ जाती है और उनकी आंखें नम हो जाती हैं, और वो अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए विभा से कहती है, हाँ विभा, सही कहा तुमने, पर परिवार भी उस लायक होना चाहिए ना कि उसकी कद्र की जाए। जहाँ पर घर के एक सदस्य को प्यार और विश्वास की जरूरत हो, वहाँ पर परिवार को उसे वो अपनापन, वो स्नेह देना चाहिए, ना कि मुंह मोड़ लेना चाहिए। राधा जी का जवाब सुनकर विभा बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर वीर विभा पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, विभा तुम बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो। राधा जी अब वहाँ पर नहीं रुकती और किचन में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें वीर का विभा को डांटना अच्छा नहीं लगता। राधा जी को जाते देख दादू भी कहते हैं, विभा बहू, जो बात सुनने में किसी को अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए बेहतर है कि वो बात बोली ही ना जाए। दादू की बात सुनकर विभा की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, पिताजी आपको क्या लगता है कि मुझे बहुत खुशी होती है ये सब बोलने में, पर मैं क्या करूं, मेरा भी दिल दुखता है। उसका ऐसा अनदेखा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वीर जी, माँ जी, आप लोग जानते हैं ना कि मैंने अपने दोनों बच्चों में और दादी के बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैं अपने चारों बच्चों को बराबर ही प्यार करती हूँ। दादी विभा को इस तरह से रोते देखकर प्यार से उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहती है, हम सबको पता है बहू कि तुम कुछ भी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कहती हो, पर बड़ी बहू भी तो ये बात अच्छे से जानती है ना। विभा दादी के गले लगकर रोते हुए कहती है, माँ, क्या हमेशा सब ऐसा ही रहेगा? क्या सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं होगा? दादी विभा की पीठ सहलाते हुए कहती है, होगा बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर वो वीर की तरफ देखकर विभा को उसके कमरे में ले जाने का इशारा करती हैं। दादी की बात सुनकर वीर विभा को अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, ऐसी कोई मजबूत कड़ी भेज दो जो मेरे इस घर की सब टूटी हुई कड़ियां जोड़ दे। ये कहकर दादी किचन में चली जाती हैं। वहाँ राधा जी खाने की तैयारियां कर रही थी। दादी राधा जी के पास आकर कहती है, बड़ी बहू, मैं जानती हूँ कि विभा की बात सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगा है, पर तुम तो जानती हो ना कि विभा ने जानबूझकर या तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए सब नहीं कहा।
6 साल पहले जो कुछ भी हुआ, विभा उन बातों के लिए सबसे ज्यादा खुद को दोषी मानती है और वो वही दुख कभी कभी कड़वी बातें बनकर उसके मुंह से बाहर आ जाता है। आखिर क्या होगा आगे? 6 साल पहले विभा के साथ क्या हुआ था? दादी कौन सी टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की बात कर रही थी? कौन बनेगा सिंह परिवार की मजबूत कड़ी? क्या स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।